हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रिवीजन सीरीज में फिजिक्स के चैप्टर अगले की, यानी हमारा चैप्टर 9 शुरू होगा आज। और आज हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें क्या है उसका नाम अध्याय 9 और अध्याय का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती नहीं तो हो गया था, सॉरी। अध्याय का नाम है प्रकाश, यानी देखो आज इंट्रोडक्शन में देखो सीख लो जितना हो पाए इतना। प्रकाश का पूरे के पूरे अध्याय को, बहुत लंबा चैप्टर है, 2 भागों में बांट दिया गया। पहला वाला भाग है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, है ना। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, और यानी किरण प्रकाश की, मैं ऐसे कह सकता हूँ, किरण प्रकाश की। और दूसरा वाला इसका भाग है तरंग प्रकाश की। 2 भागों में बांट कर समझेंगे। किरण प्रकाश की को सबसे पहले दिया था न्यूटन ने, क्लियर, और इसको दिया था बाद में हाइगेन ने। यानी न्यूटन ने बताया कि प्रकाश किरणों के रूप में चलता है, तो इसके आधार पर 3 टॉपिक बने इसमें से। किरण प्रकाश की को पूरे को समझेंगे 3 भागों में, यानी प्रकाश का परावर्तन, दूसरा वाला पार्ट इसका प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा वाला पार्ट है इसका वर्ण विक्षेपण। इसमें 3 पार्ट इसके भी हैं, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। यानी इसको 3 भागों में पढ़ेंगे। एक प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा वर्ण विक्षेपण। इसको भी 3 पार्ट में पढ़ेंगे अगले वाले अध्याय को। तो इसमें क्या है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की घटना को। और ये पूरा चैप्टर प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स वाला समाप्त होगा। क्लियर ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, यानी आज हम प्रकाश के परावर्तन पे बात करेंगे, राइट। प्रकाश का परावर्तन, और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद वर्ण विक्षेपण, उसके बाद में अगला ये टॉपिक शुरू हो तरंग प्रकाश की। तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इन सब में से देखेंगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया, काफी। आज बात करते हैं किसकी, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर, प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले तो प्रकाश ही क्या है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो बिना, यानी पदार्थ नहीं है इसमें कोई भी, राइट। पदार्थ की अभी तक खोज नहीं हुई है। प्रकाश किससे बना है, मिलकर के किस चीज़ से बना है, कई सारे वैज्ञानिक आए बताते रहते हैं अपनी अपनी तरफ से, राइट। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो समझना इसको थोड़ा सा। प्रकाश, ये क्लास 10th में इसकी बात हो जाएगी। और थोड़ी थोड़ी जो परिभाषा हैं उनको अगर हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में, तो वो परिभाषा क्या है कि पूरे चैप्टर में वह काम आएंगी। यानी पूरा का पूरा ऑल चैप्टर होगा, वो समझ में अच्छे से आ जाएगा, राइट। तो देखना, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। इसे आने वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण, और परावर्तित होकर टकराने कर जाने वाली किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। इनके नाम याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैं अविलंब सपोज करूँ, लंबवत, तो ये जो बनता है इससे बनने वाला कोण, आपतित किरण और अविलंब से बनने वाला जो कोण होता है उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतित किरण और अविलंब से बनने वाला जो कोण होता है उसे कहते हैं आपतन कोण, यानी एंगल आई। और परावर्तित किरण अविलंब से बनने वाला जो एंगल होता है वो होता है परावर्तन कोण, यानी एंगल आर। ये दोनों के मान अच्छे से याद रख लेना। अब क्या है कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है इसमें से, यदि प्रकाश की किरण को मैं किसी सतह पर लंबवत आपतित करूं
तो वह उसी दिशा में बिना परावर्तन के वापस लौट जाती है, ना कि मुड़ती उड़ती नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब आते हैं परावर्तन के नियम। तो नियम में क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है इसमें, दूसरा नियम है, कैंसिल कर दो कैंसिल। तो दूसरा नियम क्या है इसका कि एंगल आई यानी आपतन कोण बराबर होगा हमेशा परावर्तन कोण के, ठीक है ना। परावर्तन दो तरह से होता है, एक दो प्रकार का होता है परावर्तन, यानी इसके प्रकार देखें, प्रकार इसके दो होते हैं, एक तो नियमित और एक अनियमित। नियमित परावर्तन क्या होगा, यानी इस पर एंगल आने वाली आपतित किरण बार बार क्या होंगी, एक नियमित डायरेक्शन में जाएंगी, परावर्तन होंगी। और ये समतल सतह यानी चिकनी सतह से परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन की बात कर रहे हैं। और अनियमित में क्या होगा, यानी खुरदरी सतह, प्रकाश की सतह जब खुरदरी सतह से टकराएंगी तो इधर उधर क्या हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी परावर्तित होंगी, तो बनेगा अनियमित परावर्तन। क्लियर। आज हम क्या इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसकी वीडियो में, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आएगा मैं उसे बीच में बताऊंगा आपको, राइट, वीडियो के बीच में, ठीक है ना। तो इसे देख लिया आपने। इसके बाद परावर्तन होता किससे है, तो दर्पण से, है ना। दर्पण यानी मिरर। दर्पण क्या होता है, दर्पण उस सतह को बोलेंगे जिससे प्रकाश टकराकर वापस हो जाता है, उसे बोलेंगे दर्पण। क्लियर। तो दर्पण किस तरह के हो जाएंगे, तीन तरह के दर्पण हो जाएंगे। दर्पण किसे बोलेंगे, जिससे प्रकाश सतह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगे, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण तीन तरह के, समतल दर्पण, समतल, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परवलयकार दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयकार दर्पण। समतल दर्पण का मतलब जिसे हम घर में यूज करते हैं, जिसकी सारी पूरी सतह क्या होती है, समतल होती है, प्लेन होती है, उसे समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण जिस एक गोले को काट कर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसे मान लिया ये गोला है, ठीक है ना, मेन पूरा फोकस हमारा इस गोलीय दर्पण पर रहेगा, है ना, क्योंकि गोलीय दर्पण ही इंपोर्टेंट है इस पार्ट में। और जिस गोले को काट करके ये बनाया जा रहा है, जिस गोले को काट कर ये बनाया जाता है उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण, जिस गोले से। अब इसमें बनेंगे दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल कैसे, मान लिया मैंने ये गोला को यहाँ से काट दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर पॉलिश कर दूंगा तो इसका उठा हुआ तल जिससे प्रकाश परावर्तन होगा, इसका नाम हो जाएगा उत्तल। और अगर मैं इसके बाहर पॉलिश कर दूंगा, पॉलिश, है ना, तो ये हो जाएगा अवतल। क्लियर ना। अब इसमें मेन कुछ परिभाषाएं आती हैं, उनको देखिए। तो काटने से पहले यह गोला, यह दर्पण जिस गोले का भाग रहा होगा उसका केंद्र होगा कोई ना कोई, उस केंद्र को बोला जाता है वक्रता केंद्र C, ठीक है ना। और इसका दर्पण का जो इसे बोलते हैं द्वारक, जितना छोटा द्वारक जितना छोटा दर्पण, बड़ा वाला बड़ा दर्पण। और इस दर्पण के द्वारक का बीच का मिडिल पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं ध्रुव P, पोल। द्वारक और वक्रता केंद्र के बिल्कुल मिडिल पॉइंट यानी बीच का पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं फोकस बिंदु F। और वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव, इन तीनों को मिलाने वाली लाइन को बोला जाता है मुख्य अक्ष। ठीक है, रिवीजन करा रहे हैं तो रिवीजन में इस तरह से समझाएंगे, ना कि डायरेक्शन। जब अगली सीजन शुरू होगा तब हम दोबारा से डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। लो मैं लेके देता हूँ, ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु। अब वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी यानी जिस गोले की त्रिज्या जो होती है जिससे दर्पण बना था उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या R। और फोकस, ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु को बोलते हैं, फोकस बिंदु तक की दूरी होती है फोकस दूरी, यानी इसे बोलते हैं F। क्लियर ना, F। तो वक्रता केंद्र C,
फोकस बिंदु, और ये ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या। क्लियर ना, ये क्लियर हुआ इसमें। ऐसे ही सम टू सम उत्तल दर्पण में होगा अंदर की ओर। अब आते हैं परवलयाकार दर्पण। ये क्या होता है? तो परवलयाकार का मतलब हो जाएगा एकदम गोल ना होकर के थोड़ा सा अंडाकार होगा ये दर्पण। कैसा होगा? अंडाकार। इसको काट करके बनाया जाएगा दर्पण, जो दर्पण बनाया जाएगा तो उसे बोलेंगे परवलयाकार दर्पण, जिसके मतलब एकदम 3D में नहीं होगा, सॉरी एकदम गोलाकार नहीं होगा ये दर्पण। क्या होगा? परवलयाकार बोलेंगे जिसे। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं समतल दर्पण पर थोड़े से क्वेश्चन आंसर बनते हैं एमसीक्यू में। वो क्या बनते हैं कि समतल देखना क्या बनते हैं, समतल दर्पण के गुण ऐसे कह लो, समतल दर्पण के गुड प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन एंगल प्लेन मिरर। तो सबसे पहले अगर हमें अपनी दूरी पूरी देखनी है तो समतल दर्पण की जो दूरी है वो आधी होनी चाहिए। पहला पॉइंट, अगर हमें अपनी दूरी पूरी देखनी है समतल दर्पण में तो समतल दर्पण की हमारी दूरी की यानी वस्तु की दूरी की आधी होनी चाहिए, वस्तु की जो लंबाई है उसकी आधी होनी चाहिए। अब अगर समतल दर्पणों को मेरे साथ मान लो मैंने इस तरह से एक दूसरे को थीटा कोण बनाते हुए रख दिया है ना, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है तो बनने वाले एंगल की संख्या कितनी होगी? तो मान लो ये कोण थीटा है, अगर 360 में से थीटा का मैं भाग दूं 60 डिग्री का 50 डिग्री का, अगर ये थीटा आता है विषम तो उतने ही चित्र बनेंगे इमेज। और अगर 360 बट्टे मैंने 60 का भाग दिया मान लो यहाँ पर, और ये आता है अगर सम, कितना आता है ये सम आता है ना, तो क्या कर देंगे इसमें से एक माइनस। अगर ये सम आता है तो उसमें से क्या कर देंगे एक माइनस, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या मेरे हाथ में आ जाएगी। ये इतना होगा कि अगर दो समतल दर्पणों को थीटा कोण के झुकाव के साथ रखा जाए तो उनमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 360 बटे थीटा विषम आएगा, 360 बटे थीटा सम आएगा तो माइनस 1 कर देंगे। क्लियर ये हुआ बात। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ना, समतल दर्पण हो गया, दर्पण 3 प्रकार के, और गोली दर्पण अवतल दर्पण। कुछ परिभाषा हो गई, ठीक है ये हो गया। ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन के शब्द हैं, कुछ बता रहा हूँ जैसे मैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उन पर बात करता हूँ मैन। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका। बार बार शब्द यूज होगा इसमें एक प्रतिबिंब, उसे क्या कहेंगे, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब हो गया किसी दर्पण में या प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलती हैं परावर्तन के बाद, देखो जब प्रकाश किरणें किसी दर्पण में परावर्तन के बाद जहाँ पर मिलती हैं है ना, उस पॉइंट को बोला जाता है प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, यानी इमेज बोलते हैं उसको। क्लियर। यह दो तरह का प्रतिबिंब की परिभाषा होती है, तो एक तो वास्तविक और एक आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो गया? जब प्रकाश किरणें वास्तव में टकरा करके मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है ना, उल्टा बना, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर, उल्टा बनता है इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है? जब प्रकाश किरणें, यानी आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? जब प्रकाश किरणें वास्तव में ना टकराकर पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। यानी अगर मैं इन दोनों को पीछे बढ़ाऊं, मान लो ऐसे करके किरण हो और ये यहाँ पर मिले, तब बनेगा आभासी प्रतिबिंब। और आभासी हमेशा बनेगा सीधा। कैसा बनेगा? सीधा प्रतिबिंब। कैसे याद रखेंगे? आभासी, सी पीछे आ रहा है इसलिए सीधा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे करके क्लास 10th वगैरह में क्वेश्चन आंसर आते हैं आभासी। और एमसीक्यू में तुम्हारे बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आभासी कैसा बनता है? सीधा बनता है। ऐसे कहाँ आएगा? एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर में आएगा इस टॉपिक में से, राइट। इसके बाद दर्पण की चिन्ह परिपाटी है ना, दर्पण की चिन्ह परिपाटी वो क्या होगी? देखो ये कोई दर्पण है, क्लियर। इसके मान लिया ये कोई क्या है? ये कोई दर्पण है, ये कोई एक मिनट, ये क्या कर रहा हूँ, ये कोई दर्पण है, ये उसका मुख्य अक्ष है। अगर दर्पण के पास कोई लंबवत कोई वस्तु रखी है तो वस्तु को अगर हम यहाँ ग्राफ बना ले, कैसे करके क्या बना ले? ग्राफ। तो ग्राफ में यानी ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस।
तो ग्राफ में ये वाली दूरी क्या होती है पॉजिटिव, ये वाली दूरी क्या होती है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो लंबवत जो दूरी होगी उसे पॉजिटिव नापा जाएगा, लिया जाएगा। और जो इमेज बनेगा अगली बार, यानी अगर वो नीचे की तरफ नापोगे इसे मुख्य अक्ष के, तो वो नेगेटिव मानी जाएगी, उसका मान नेगेटिव में रहेगा। और आपतित किरण की दिशा में जो दूरी नापोगे, आपतित किरण की डायरेक्शन में जो दूरी नापोगे वो पॉजिटिव होगी। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरियों को नापोगे, यानी प्रतिबिंब का बनना या वस्तु का बनना, तो उसे नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे उन वैल्यू को, उनको नेगेटिव रखा जाएगा। और सारी की सारी दूरियां यानी पोल से नापी जाएंगी, ध्रुव से। आपतित किरण की डायरेक्शन में मापी गई दूरियां धनात्मक लेते हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, जैसे P से U की तब वस्तु की दूरी बतानी तो माइनस की आएगी। तथा अगर इस ग्राफ में ऊपर की ओर चित्र बन रहा है तो प्लस की आएगी, नीचे की ओर चित्र बन रहा है उसकी दूरी नापोगे तो वो माइनस की रखी जाएगी। और आपतित किरण की दिशा में ही नापोगे, जैसे आगे मान लो यहाँ पर प्रतिबिंब बनना है और यहीं से नापनी दूरी ये वाली, तो किसकी रखी जाएगी, ये प्लस की रखी जाएगी, ठीक है ना। और आगे इधर नापोगे बाईं ओर तो वो नेगेटिव रखी जाएगी। तो ये क्या होगी आपकी चिन्ह पर पार्टी। अब आते हैं प्रतिबिंब पर बनने पर, जहाँ प्रतिबिंब बनते हैं उनके एक क्वेश्चन आंसर पर। स्क्रीनशॉट लें इसका एक बार। अब लेते हैं प्रतिबिंब बनने की नियम, है ना, प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। मान लिया ये कोई अवतल दर्पण है, क्लियर। यहां से प्रतिबिंब बनने की किस तरह से नियम, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका ये ध्रुव हो जाएगा, इसकी जस्ट फोकस बिंदु हो जाएगा ये, इससे आधी दूरी पर, यानी ये वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। इसके नाम इस तरह से लिख दो F, इसको बाद में लिख लेना यार, ये किरण वगैरह कराएंगे तो दिक्कत देगा ये F पॉइंट। अब देखना नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु इसके लंबवत रखी है ना, परपेंडिकुलर, तो पहला नियम कहता है किरण का, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, कौन सा होता है मुख्य अक्ष, ये रहा, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होगी, तो नियम नंबर 1, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होगी तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से निकल जाएगी, पहला नियम। यदि प्रकाश किरण, दूसरा नियम कहता है यदि प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होगी, यदि प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, फोकस बिंदु से आपतित होगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, क्लियर। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होगी, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो दर्पण से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, है ना। ये 3 नियम हो गए इसके। और लास्ट वाला पॉइंट जो बहुत ज़्यादा काम का आएगा आगे अगर, यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के नियम का पालन करेगी, यानी एंगल आई और एंगल आर का मान बराबर हो जाएगा यहाँ, ये परावर्तन के नियम का पालन करेगी। पहली वाली, प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से निकल जाएगी। दूसरा नियम, यदि प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष, ये रहा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तीसरा नियम कहता है यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। चौथा नियम कहता है प्रकाश किरण ध्रुव से आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के नियम का पालन करेगी, जो कि एंगल आई और एंगल आर के मान बराबर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब बनने के नियम जो है ना, उनमें से सबसे पहला नियम ये रहा, इनके 4 नियम। स्क्रीनशॉट ले अच्छे से इसको नोट डाउन करो, बनाने का प्रयास करो एक बार। अब आते हैं इसके प्रतिबिंब बनने के नियम पर, यानी प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग क्या है, हैशटैग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, टू मेक द इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। देखो यहाँ तो मैं एक ही चित्र बना रहा हूँ, उसमें सारे के सारे
जो 6 पोजीशन आती है उसको समझाने का प्रयास करूँगा। समय की थोड़ी सी कम पाबंदी है मेरे पास। मान लिया ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, क्लियर। इस अवतल दर्पण का एक ये क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। इसके सामने एक वस्तु यहाँ पर मैंने मान लिया ये है इन्फानाइट, अनंत पर है ये। इसका ये है वक्रता केंद्र C, इसका ये है फोकस बिंदु F, इसका ये है ध्रुव P। ये x y या mn एक अवतल दर्पण है, क्लियर। इसकी पोजीशन आएंगी। अगर वस्तु अनंत पर रखी है, कहाँ रखी है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, है ना। तो प्रतिबिंब यानी मैंने जो 4 किरण बताई थी उनमें से आप कौन सी भी किरण ले लें, 2 किरणों को ले लो तो प्रतिबिंब बन जाएगा उनसे भी, कौन सी भी लगा दें आप। मान लिया पहली मैंने लिया, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, वो फोकस बिंदु से। दूसरी वाली किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर गई, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर, क्लियर ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर, बहुत छोटा बिंदु के आकार का। अब मान लो मैं वस्तु को रखे दे रहा हूँ यहाँ पर, कहाँ, इसके पास में, अनंत से थोड़ा सा, अनंत और C के बीच में रख दी मैंने वस्तु यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, पहले मेरा पॉइंट क्या हो गया, यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बना था हमारा, फोकस पर, बिंदु आकार का। यदि वस्तु, दूसरा वाला पॉइंट, यदि वस्तु C और अनंत के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जो 4 नियम बताए उनमें कोई भी किरण 2 खींच लो। पहली मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, फोकस बिंदु से निकल जाएगी। दूसरी वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो जहाँ पर ये क्रॉस कर रही है वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, लंब डाल देंगे ऐसे करके। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरा, फोकस से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, इधर आ करके। तो कहाँ बनेगा, C और F के बीच में, दूसरी पोजीशन पर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ले लो, काफ़ी है, ठीक है। अगला वाला पॉइंट, टाइम की पाबंदी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, रिवीजन सीरीज चल रही है, ना कि ये पूरी सॉल्व करा रहा मैं। दूसरे वाला क्या है कि यदि वस्तु C पर रखी है, कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखा गया है, मान लो यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अभी यहाँ बनना था। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, टकराने के बाद फोकस बिंदु से निकल जाएगी, टकराने के बाद कहाँ से निकल जाएगी, फोकस बिंदु से निकल जाएगी। दूसरी किरण फोकस बिंदु से जाती है, टकराने के बाद इधर निकलेगी ऐसे करके, मान लो। तो ये कहाँ मिल रही है, आकर के वक्रता केंद्र पर, ऐसे करके। तो क्या बनेगा ये, यदि वस्तु तीसरे वाले नंबर पर वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। चौथी पोजीशन, यदि वस्तु को कहाँ रखा जाता है, यदि वस्तु को F और C के बीच में रखा जाता है, कहाँ पर, F और C के बीच में, क्लियर। यदि वस्तु को F और C के बीच में रखा जाता है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, निकालो किरणों को, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, फोकस बिंदु से निकल जाएगी, है ना। और फोकस बिंदु से निकलेगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी इधर से मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। कोई भी किरण लेकर निकाल सकते हैं आप। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, C से पीछे बनेगा, C से परे, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर उल्टा बनेगा इधर जा करके, और C से पीछे की तरफ बनेगा। यदि वस्तु चौथी पोजीशन पर रखी है, C और F के बीच में रखी है, तो प्रतिबिंब C से पीछे बनेगा। अगली वाली पोजीशन क्या आती है C में, और यदि वस्तु कहाँ रखी जाए, F पर रखी जाए, है ना। यदि वस्तु कहाँ रख दी जाए, फोकस बिंदु पर रख दी जाए, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसे बनेगा फिर। यानी अगर मैं एक किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाऊं तो किरण कहाँ निकलेगी, फोकस बिंदु से चली जाएगी। और दूसरी वाली किरण को यदि मैं क्या करूं, वक्रता केंद्र की ओर आपतित कर दूं ऐसे करके, तो कहाँ जाएगा ये प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, इन्फानाइट, अनंत पर बनेगा, ठीक है ना। और यदि वस्तु F और P के बीच में रख दी जाए, यहाँ पर बीच में,
तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, पीछे की ओर, क्योंकि एक किरण वक्रता केंद्र पर आए आपतित हो जाएगी पीछे की ओर बढ़ाने पर, और एक किरण फोकस बिंदु पर आपतित होगी ऐसे करके, तो वो जाकर दोनों पीछे मिल जाएंगे, पीछे की ओर चित्र बन जाएगा। क्लियर। पहले अनंत, यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए शुरू से तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। यदि वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखा जाए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। तीसरी पोजीशन, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए प्रतिबिंब कहाँ बना था, वक्रता केंद्र पर। यदि वस्तु को एफ और सी के बीच में रखा जाए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी का। यदि वस्तु को फोकस पर रख दिया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। यदि वस्तु को पांचवी वाली पोजीशन या छठी वाली पोजीशन, यदि वस्तु को एफ और पी के बीच में रख दिया जाए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बड़ा, वस्तु से बड़ा और सीधा। तो 6 पोजीशन हो गई है। अगर यहीं पर उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा वस्तु से, और किस तरह का बनेगा, वो इस तरह से मान लो वक्रता के इसके डाल दो यहाँ पर, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर दोनों जो किरण टकरा जाएंगी ऐसे करके पीछे की ओर ऐसे करके, तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, जहाँ टकरा रही है क्रॉस करेंगी ये। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण के सामने, है ना। पेपर में आने वाला एग्जाम्पल ये था इम्पोर्टेंट। यहाँ से बनेंगे MCQ क्वेश्चन आंसर। कौन से बनेंगे, MCQ क्वेश्चन आंसर। नोट कर लो इसको एक बार, नोट्स में पढ़ना समझ में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो क्या है, गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है, ज़्यादा बनता नहीं है वैसे। देखो इसे, तो गोली दर्पण का मतलब हो जाएगा 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, फॉर कॉनकेव मिरर, चलो, है ना। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण को बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या हिंदी डेरिवेशन में क्या लिखेंगे, माना MN द्वारक का कोई एक अवतल दर्पण है ना। माना MN द्वारक का कोई अवतल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर या लंबवत इस पर कोई वस्तु रखी हुई है ना। इससे चलने वाली, मान लिया प्रकाश किरण आ रही है AB, इससे चलने वाली प्रकाश किरण AB, समानांतर अगर प्रकाश किरण आएगी कहाँ से निकलेगी, कोई इसका फोकस बिंदु है, मान लिया ये वाला फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु से होकर निकल जाती है। तो ऐसे एक अविलंब की ओर डालें, यानी इस पर एक क्या लगाएं, अविलंब लगा दें। क्लियर। अविलंब का नाम देना, ये प्रकाश किरण कौन सी, AB, C दिशा में जा रही है मान लिया। क्लियर। अविलंब का नाम दे दो, यहाँ C तो इसका नाम दे दो, AC पॉइंट से यानी केंद्रक से जा रही है, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। इसका नाम क्या होता है, यहाँ पर ध्रुव P है। माना MN कोई अवतल दर्पण है का द्वारक है ना। इसके मुख्य अक्ष के समानांतर कोई AB किरण आपतित होती है और फोकस बिंदु से निकल जाती है। क्लियर। C वक्रता केंद्र की ओर, BC कोई अविलंब है, तब क्या होगा, यानी सारी की सारी दूरियां अगर निकालूं मैं तो किससे निकालूंगा, PC इक्वल टू ये दूरी किसके बराबर होगी, PC इक्वल टू CF प्लस, यहाँ से PF प्लस FC, है ना, PF प्लस FC इसके बराबर होगी। तो PF प्लस FC। क्लियर। FC जो दूरी है यानी ये वाली दूरी, इसको मैं लिख सकता हूँ ये वाली दूरी के बराबर। ऐसे भी कह सकते हैं ये वाला एंगल कौन सा बनेगा, यहाँ एंगल I आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। जब ये परावर्तन कोण बनेगा तो ये भी परावर्तन कोण बनेगा इसके अपोजिट साथ में, यानी ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल टू I और ये वाला एंगल R होगा। क्लियर। बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे काफ़ी है, बस समझ जाएंगे यही केवल काफ़ी है। तो इसे यहाँ क्या लिख देंगे, यानी FC जो है वो VF के बराबर है और BF जो है वो PF के बराबर है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ इसके अगली लाइन में PC इक्वल टू PF प्लस FC। FC का मतलब क्या हो गया, VF के बराबर है। और यहाँ चूँकि ये BF जो है वो लगभग PF के बराबर है,
तो मैं इसकी जगह पे क्या भर देंगे, पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ। ये क्या होती है दूरी, फोकस दूरी होती है, और यहाँ सी से क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो यानी पी सी इक्वल टू आर एफ प्लस एफ, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2f। यहाँ से f बराबर निकालें तो r बाई 2 इक्वल टू एफ। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी या गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। अब सेकंड आते हैं किस पे, उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण में कैसे करेंगे इसे, देखो माना एम कोई उत्तल दर्पण है, क्लियर। इसका एक मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर कोई ए वी किरण आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समानांतर कोई ए वी किरण आपतित होती है इस तरह से, और ये समानांतर होगी तो परावर्तन की बात कहाँ से आएगी, फोकस से। लेकिन यहाँ तो पॉलिश हो रही होगी पीछे, तो ये पीछे बढ़ाने पर फोकस की बिंदु की ओर आपतित होगी, क्लियर। फोकस बिंदु की ओर आपतित होगी पीछे बढ़ाने की ओर, यानी ये कोई एफ पॉइंट है। और इन दोनों के बीच में एक अभिलंब डाल दिया मैंने, तो सी पॉइंट से आएगा। ये कौन सा पॉइंट है, एफ फोकस बिंदु, ये कौन सा पॉइंट है, सी। इसकी दूरी यहाँ पी पोल है, ये बता चुके हैं पहले हम, क्लियर। एफ फोकस बिंदु की दूरी कितनी होती है, एफ होती है इतनी, और यहाँ से वक्रता केंद्र की दूरी कितनी होती है, आर। संबंध बताना है उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होगा। किरणों के नाम डाल दो। ए बी कोई किरण है, एफ बिंदु से ली जाती है वी सी, और ये सी कोई पॉइंट बना हुआ है यहाँ, क्लियर ना। इस डायरेक्शन में ये आई, परावर्तन होकर निकल गई यहाँ से, क्लियर ना। एम एन कोई द्वारक है हिंदी में, एम एन कोई द्वारक है, हिंदी ज़्यादा इसलिए टफ नहीं है इसकी, राइट। चलो तो इसको सॉल्व करते। सबसे पहले पी सी दूरी टोटल, यानी पी सी किसके बराबर होगी, पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी। इस एफ सी को किसके बराबर लिखते हैं, यहाँ एफ सी को लिखते हैं बी एफ, इसके बराबर। क्यों लिखते हैं, एंगल प्रॉपर्टी से, तीनों एंगल बराबर हो रहे हैं इसके, ये वाले। तो पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस बी एफ, और चूंकि बी एफ किसके बराबर होता है, लगभग पी एफ के, तो क्या करेंगे, पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ, दूरी के मान भर दो। आर इक्वल टू पी सी इक्वल टू क्या, आर, पी से लेकर सी तक, यानी आर। क्या हो जाएगा यहाँ, एफ प्लस एफ, क्या हो जाएगा ये फिर, आर इक्वल टू एफ और एफ, टू एफ जोड़ेंगे तो एफ बराबर निकालो, आर बट्टे 2 इक्वल टू एफ बराबर। यानी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रूव हुआ, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। स्क्रीनशॉट लो इसका, 5 सेकंड दे दिया करो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल एग्जाम के लिए, राइट। क्या है, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में देखना क्या है, किसी गोलीय दर्पण के लिए, गोली यानी गोला, किसी गोलीय दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के लिए, है ना, यू वी एफ में संबंध बताने वाले इस समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। अगर परिभाषा में आए तो ऐसे लिखेंगे। अब क्या आता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध कीजिए, अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए और उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए। या तो ऐसे पूछेगा, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र सिद्ध कीजिए कि ये संबंध होता है, या उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र सिद्ध कीजिए, तो स्पेशली उत्तर बनाना पड़ेगा।
और अगर ऐसे कहता है कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र सिद्ध कीजिए, तो चाहे उत्तल बना दो चाहे अवतल बना दो, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लो पहले आप इसे, है ना, फिर हम इसे सिद्ध करते हैं। किसके लिए? सबसे पहले लेते हैं अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हैं। नोट कर लिया, हटा दें। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए सूत्र कैसे करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे ज़्यादा कठिन इसमें डायग्राम माना जाता है, सबसे पहले इसी को बनाते हैं। तो डायग्राम बनाए, सही है हमारा सर। यहाँ से इसको इतना कट कर लो, ठीक है। माना ये क्या है, कोई एक अवतल दर्पण है, दिख रहा है, सही लग रहा है ना, ठीक है। ये इसका एक मुख्य अक्ष है, क्लियर। मुख्य अक्ष के सामने लंबवत इस पर कोई वस्तु रखी हुई है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण गई, कहाँ से जाएगी सर? फोकस बिंदु से, क्लियर। दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से चली जाती है, कहाँ से वापस होगी? वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाएगी, क्लियर। पहली प्रकाश किरण मान लिया ए बी कोई वस्तु है, इससे चलने वाली प्रकाश किरण ए मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। जैसे ये कोई यहाँ पर पॉइंट मान लिया मैंने, चित्र यहाँ कैसा भी बना लो, राइट। अगर इस तरह से बनाया तो इस तरह से बना लो, ये किसी भी तरह से चित्र बना के इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ले लो, देखो ऐसे बन जाएगा, है ना। कोई भी एक इमेज ले लो, सेलेक्ट कर लो, 6 इमेज बनते हैं उसमें से, क्लियर है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कोई मुख्य अक्ष हो गया इसका, ये वस्तु हो गई। पहली प्रकाश किरण में मान लो ध्रुव पर आपतित कर दी चौथे नियम से, तो क्या होगा, ये परावर्तन के नियम का पालन करेगी, क्लियर। और दूसरी प्रकाश किरण मान लो मैंने आपतित कर दी, ध्रुव से आपतित कर दी, तो वो ध्रुव से ही वापस लौट जाएगी। जहाँ भी क्रॉस टकरा जाएंगी तो वहीं क्या बन जाएगा, लंब डाल देंगे, प्रतिबिंब बन जाता है A' B' पर। ये वाला ले लो। जो अवतल दर्पण में 6 इमेज समझाए गए थे पहले, उनमें से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लो दर्पण सूत्र के लिए, ठीक है ना। हम सेलेक्ट करते हैं इस वाले को, देखो कैसे कैसे बनेगा। आइए दर्पण पर, ये क्या है, माना XY कह दो, है ना, MN कह दो, कोई भी, माना XY एक अवतल दर्पण है, लो XY। इसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक कोई वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु AB रखी हुई है। ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण इसके ध्रुव पर आपतित होती है। कहाँ होती है? ध्रुव पर आपतित होती है, ठीक है। और परावर्तन के नियम का पालन करती हुई वापस निकल जाती है। दूसरी हिंदी, दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से आपतित होती है और उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ऐसे लिख देंगे। और उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर मान लो ये इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा यहाँ। 1 मिनट, इसको सही बना दो, ठीक है। तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, यानी ये बनेगा यहाँ पर A' B' प्रतिबिंब बन गया। ये वक्रता केंद्र है C, ये ध्रुव है P, क्लियर। हिंदी लिख देंगे इसकी कि AB कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर रखी हुई है, दर्पण के द्वारा XY है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद परावर्तन के नियम का पालन करती है, सीधी निकल जाती है, PO डायरेक्शन में निकल जाती है, ऐसे कहता हूँ। दूसरी वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है। नियम क्या है कि वक्रता केंद्र पर आपतित होगी तो सीधी ही निकल जाएगी, निकल गई, क्लियर। इसके बाद चलो इसकी चिन्ह परिपाटी लेते हैं, लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी PV इक्वल टू माइनस का U। माइनस क्यों कह रहा हूँ, U कह दो।
माइनस क्यों कह रहा हूँ सर? निगेटिव डायरेक्शन, आपतित किरण इधर से आ रही हैं और हम बाईं ओर नाप रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में। आपतित किरण इधर से आ रही है यूं और हम इधर से नाप रहे हैं, यानी आपतित किरण की विपरीत डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? यानी वो नेगेटिव आएगी वैल्यू। क्लियर ना? दूसरी वाली लें, प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहते हैं? v, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पी वी डैश, जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो पी वी डैश इक्वल टू माइनस के v। क्लियर हो गया है ना? वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, या फोकस दूरी कह सकते हैं, तो पीसी, यानी पीसी बराबर माइनस का आर कह दो या माइनस का 2f कह दो, या भी निकाल चुके हैं कि आर बराबर 2f आता है सर, है ना? पीसी बराबर इतना होगा। अब यहाँ देखना कि सिमिलर ट्रायंगल कौन से हैं। पहले वाले ए वी सी त्रिभुज ए डैश बी डैश सी दोनों समरूप हैं। कैसे हैं? एंगल प्रॉपर्टी से 90 डिग्री का कोण इसमें भी है, इसमें भी है, ये कोण सिमिलर होगा, अल्टरनेट एंगल, ये भी कोण सिमिलर होगा जितना बनेगा। तो तीनों एंगल प्रॉपर्टी से क्या है? ये सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, ए और ये वाला। तो यहाँ सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। तो सिमिलर त्रिभुज की क्या होती हैं? संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं, संगत भुजाएं अनुपात में, यानी इसका लंब बटे इसका लंब। तो क्या होगा? ए बी बटे में ए डैश बी डैश इक्वल टू इसका आधार बटे इसका आधार, ये बड़े वाले त्रिभुज का, यानी बी सी बटे में बी डैश सी। कितना? बी डैश सी। समीकरण नंबर 1 बना दिया, है ना? चाहे आप कौन सा भी इमेज ले लो, बस हमें सिमिलर त्रिभुज को पहचानना है, ठीक है ना? सवाल इसमें हो जाएगा। तुम चाहो तो मैं दूसरे वाले त्रिभुज बना करके भी कर दूं इसे सॉल्व, पर इसे पहले ले लो, है ना? तो दूसरे वाले ट्रायंगल लेते हैं। त्रिभुज कौन कौन से सिमिलर है? ट्रायंगल सिमिलर है ए पी बी, ए बी डैश पी, यानी ऐसे करके त्रिभुज ए पी बी, या दोनों का पी पॉइंट पे ले लो सिमिलर करने के लिए। देखो ऐसे त्रिभुज ए बी पी सिमिलर है त्रिभुज किसके? ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं, यानी ए बी बटे में ए डैश बी डैश, ए बी बटे में ए डैश बी डैश, आधार वाले आधार के बटे में आधार, है ना? तो पी बी बटे में पी डैश पी बी डैश। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में ए बी बटे ये बराबर है उसके, वही बराबर इसके है, तो समीकरण 1 और 2 तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर क्या निकल के आएगा फाइनली? देखें तो वी सी बटे में बी डैश सी बराबर पी बी बटे में पी डैश बी। क्लियर? अब क्या है कि यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी यूज करें इससे, क्योंकि बी सी की जो वैल्यू है वी सी वैल्यू चिन्ह परिपाटी में है ही नहीं हमारे पास। क्लियर ना? तो वो वैल्यू के लिए फाइंड करना पड़ेगा, निकालने के लिए कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसका, है ना? एडजस्टमेंट करें तो बी सी यानी वी से लेकर के सी तक की दूरी निकालनी है। तो पी बी दूरी है वे चिन्ह परिपाटी मेरे पास, तो पी बी में से मैं पी सी घटा दूंगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा? पी बी में से पी सी घट जाएगी, पी बी में से वस्तु की दूरी में से यहाँ तक की वक्रता केंद्र की दूरी घटा दूंगा, ये बचेगी, माइनस करूंगा तो पूरी दूरी में से इतनी माइनस कर दूंगा, ये बचेगी, बटे में अपॉन बी डैश सी चाहिए, तो वक्रता की त्रिज्या की दूरी यानी पी सी में से पी बी डैश घटा दूंगा,
क्योंकि चाहिए क्या, इतनी दूरी। और चिन्ह परिपाटी में वही है मेरे पास, पी सी की वैल्यू है और पी वी डैश की वैल्यू है। तो यहाँ क्या करेंगे, पी सी माइनस के पी वी डैश इक्वल टू क्या है, पी वी की वैल्यू चिन्ह परिपाटी में है और पी वी डैश की भी है। मान भर दो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से लिख दो यहाँ, चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, मान भरे तो पी वी की वैल्यू माइनस का यू, पी सी की वैल्यू माइनस के 2f। चलो एक माइनस लगी है पहले से और एक माइनस उसमें आ रही है। पी सी की वैल्यू, पी सी यानी यहाँ माइनस के 2f माइनस पी वी डैश की वैल्यू माइनस के v इक्वल टू पी वी की वैल्यू, पी वी यानी माइनस का u बटे में पी वी डैश की वैल्यू यानी माइनस के v। क्लियर। यहाँ से क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल है ना, और इसका मल्टीपल कर लेते हैं आगे जाकर के, इस माइनस से ये वाला प्लस हो जाएगा, इस माइनस से ये वाला प्लस हो जाएगा। आगे देखो, क्लियर। यहाँ से सॉल्व करूँ, हो जाएगा, हो जाएगा इधर आकर के। तो v का मल्टीपल माइनस के u प्लस के माइनस का u प्लस के 2f इक्वल टू बराबर, इसका मल्टीपल इधर कर दूं यानी u का मल्टीपल इधर, u इक्वल टू माइनस के 2f प्लस के v, माइनस के 2f प्लस के v। प्लस का v कैसे आया, ये वाला माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस प्लस। अब इधर देखो है ना, तो माइनस का यहाँ गुणा मल्टीपल करो इसका तो कितना आ जाएगा, ये v माइनस का u v का मल्टीपल इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2vf माइनस का प्लस हो जाएगा, इधर आ जाओ आगे मल्टीपल करो, माइनस के 2uf मल्टीपल करो u का v से uv है ना, तो uv और uv दोनों एक तरफ कर दो पक्षांतर, यहाँ से इधर क्या बचेगा 2vf, ये इधर आ जाएगा पक्षांतर करेंगे तो 2uf इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा uv, इससे इधर जाने के बाद ये प्लस का uv कहते हैं या vu कहते हैं, इसको कन्फ्यूज मत होना, इसमें vu या uv आगे पीछे लिख दो, उसकी दिक्कत नहीं है ना, uv। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2vf 2uf इक्वल टू uv यानी 2uv। दो से दो कॉमन कर देंगे तो कट जाएगा ये, यानी दो बाहर चला जाएगा, दो कॉमन ले लिए इसमें से मान लो, तो vf प्लस uf इक्वल टू 2uv, दो से दो कैंसिल, या बटे में पहुंच जाएगा उधर। क्या बचेगा, ये vf प्लस के uf इक्वल टू uv है ना। इसे समीकरण दूसरा बना दो, अगला वाला समीकरण 3 बना दिया मैंने है ना। समीकरण 3 में या बनाओ या मत बनाओ, सीधा कह दो दोनों पक्षों में ऐसे कह दो, मत बनाओ, छोड़ो, क्यों डायरेक्ट ज़्यादा बड़ा है। दोनों तरफ uvf का भाग देने पर भाग दे दो यहाँ से, तो vf का भाग देंगे uvf प्लस uf में भाग देंगे uvf इक्वल टू uv में भाग देंगे uvf। काट दो यहाँ से, कट जाएगा ये, f से f v से v 1/u प्लस f से f u से u, तो क्या बचेगा 1/v बराबर v से v u से u, क्या बचेगा 1/f। यही दर्पण सूत्र है, यही दर्पण सूत्र है। निकाल लिया। हिंदी कैसे लिखेंगे इसकी, सबसे पहले माना x बाई एक अवतल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के सामने AB कोई वस्तु रखी हुई है लंबवत, इससे चलने वाली प्रकाश किरण AP ध्रुव पर आपतित होती है, परावर्तन के नियम का पालन करके P दिशा में निकल जाती है।
दूसरी वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है और उसी दिशा में वापस लौट जाती है तथा ये ए डैश बिंदु पर काटती हैं, जहां हमें प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। लिखने के बाद डेरिवेशन में चिन्ह परिपाटी लगा देते हैं। चिन्ह परिपाटी का मतलब हो गया वस्तु की दूरी को u लिखते हैं तो माइनस का u आएगा, क्योंकि नेगेटिव में इधर नाप रहे हैं। उधर अगर प्रतिबिंब बनता तो प्लस की वैल्यू आती है ना, चिन्ह परिपाटी वाले नियम से। पी वी डैश माइनस का भी प्रतिबिंब इधर बनना है तो माइनस का उधर बनेगा तो प्लस का। आपतित किरण की दिशा में बनेगा तो प्लस का, आपतित किरण की दिशा के विपरीत बनेगा यानी पी से नापते हैं तो माइनस का। पी सी बराबर माइनस का, ये भी अगर उधर नापते हैं उत्तल के लिए तो प्लस हो जाता। सिमिलर ट्रायंगल देख लिया हमने, पहला सिमिलर ट्रायंगल ये था, फिर दूसरे वाले में क्या था, पूरा वाला ट्रायंगल, ये पूरा वाला ए बी पी ऐसे करके दूसरा वाला ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल देख ली, तुलना कर दी, चिन्ह परिपाटी निकाल दी यहाँ से बी सी बराबर, तो बी सी का मतलब यहाँ से बी सी बराबर निकालना था, तो चिन्ह परिपाटी में था नहीं वो मान, इसलिए उसके एडजस्टमेंट कर लिया। पीबी में से पूरी दूरी में से पीसी को घटा दिया, पीछे वाली वैल्यू को ऐसे करके नीचे कर लिया, मान भर दिए, आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र स्थापना। दर्पण सूत्र की उत्तल दर्पण के लिए सूत्र स्थापना, क्लियर। चलो देखो, सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल माने जिसका उठा हुआ हो तल, यूं करेंगे तो अवतल, यूं करेंगे तो उत्तल। इधर परावर्तक सतह जिसका उठा हुआ हो उसे बोलेंगे उत्तल, क्लियर। मानना कि ये एक्स वाई एक उत्तल दर्पण है, माना एक्स वाई क्या है, एक उत्तल दर्पण है। इसका मुख्य अक्ष है ये, इसके सामने लंबवत कोई वस्तु रखी है ना, लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु रखी है ए बी, जिससे चलने वाली, भाई दर्पण ज्यादा बड़ा है, छोटा करो वस्तु को, क्लियर। इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, कहां से निकल जाएगी, परावर्तन के बाद इस तरह से नियम का पालन करेगी, पीओ डायरेक्शन में चली जाएगी। ए बी कोई वस्तु है, ए से चलने वाली प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव का नाम होता है पी पोल, और पीओ डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती है। दूसरी वाली किरण मैंने कहां से ली, वक्रता केंद्र से ले लो या फोकस से ले लो कहीं से। दूसरी वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है। वक्रता केंद्र बनेगा कैसे, यहाँ पर रुक जाओ, सबसे ज्यादा टफ माना जाता है ये वाला डेरिवेशन का चित्र। वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है, क्लियर, और पीछे बढ़ाने पर मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी, पीछे बढ़ाने पर। यार चित्र थोड़ा सा इसका डिस्चार्ज कर रहा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं चित्र को, रुक जाओ। नहीं चलने दो, थोड़ा चित्र बढ़ा देते हैं, दर्पण थोड़ा बढ़ा देते हैं, ऐसे करके आप बनेगा धांसू, है ना। चलो चित्र बड़ा तो इमेज बड़ा, तब समझ में भी आएगा सही से। माना एक्स वाई एक उत्तल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु रखी है ए बी, ठीक है, ए बी कोई वस्तु रखी है, इससे एक चलने वाली प्रकाश किरण, ए से चलने वाली प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, परावर्तन के नियम का पालन करती हुई सीधी निकल जाती है, क्लियर, पीओ डायरेक्शन में सीधी निकल जाती है। दूसरी वाली प्रकाश किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है ना, और उसी दिशा में वापस लौट जाती है, क्लियर। पीछे बढ़ाने पर उसी दिशा में डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। ये कौन सा पॉइंट है इसका, सी पॉइंट है। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ए डैश बिंदु पर मिल जाती है, ए डैश
जहाँ ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाता है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाता है वहाँ पर, है ना। ए बी कोई प्रकाश किरण वस्तु है, इस चलने वाली प्रकाश किरण पहली पीओ डायरेक्शन हो जाती है, वापस लौट जाती है पीओ दिशा में। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र को रास्ते होती है और सीधे निकल जाती है। हो गया तो ना। सिमिलर ट्रायंगल देखो यहाँ से, चिन्ह पर पार्टी लगा लो पहले, चिन्ह पर पार्टी से, चिन्ह परिपाटी से, पार्टी नहीं है ये, चिन्ह पर पार्टी है, ठीक है। सर जी चिन्ह परिपाटी क्या होती है? ये वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी पीवी बराबर, हिंदी में भी लिख देंगे यहाँ, दर्पण से वस्तु की दूरी। माइनस का लूँ प्लस का लूँ? सर आपतित किरण तो इधर जा रही है, आप तो दूरी इधर को नाप रहे हो, माइनस में आएगी, माइनस में आएगी। यू से दर्शा वस्तु की दूरी, इमेज जहाँ बनता है वो भी से दर्शाते हैं, इमेज जहाँ बनता है उसे भी दर्शाते, भी से लो। तो इमेज यानी पी बी डैश की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी माइनस का भी, क्लियर, माइनस का भी, पी बी डैश माइनस का भी। वक्रता त्रिज्या दर्पण की पी वी सी डैश यानी पी सी बराबर, तो प्लस का, एक मिनट, माइनस का भी नहीं होगा, ये प्लस का होगा। ओहो, क्योंकि ये आपतित किरण इधर जा रही है, दूरी भी उधर ही नापी जा रही है, प्लस का होगा, प्लस का होगा ध्यान से। और ये पीसी, आपतित किरण जिधर जा रही है उधर ही हम दूरी को नाप रहे हैं, तो प्लस का होगा। तो पीसी यानी वक्रता त्रिज्या होती है प्लस के आर, तो अब प्लस के आर को लिखते हैं 2f के बराबर, वही प्लस का होगा। सिमिलर ट्रायंगल देखो, सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से? ए बी सी में अगर एक कोई त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, और इसमें ही एक और त्रिभुज छोटा सा बना दिया गया है, तो ये बड़े वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या होगा? सिमिलर होगा, है ना। ये क्या है? ए वी ए डैश बी डैश सी, यानी ए बी सी के सिमिलर होगा ए डैश बी डैश सी, ठीक है। क्लास 10th 9th में सिखाया जाता है ये टॉपिक। तो समरूप त्रिभुज कौन से वाले? ए वी सी में, ए बी सी ऐसे कहो, ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। क्या है ये? समरूप है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपात में होती है, इसका लंब बटे इसका लंब, इस पूरे वाले का आधार बट्टे में छोटे वाले का आधार, लिख दो। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू यहाँ आधार, बड़े वाले त्रिभुज का आधार बट्टे छोटे वाले छुटकू वाले का आधार, क्लियर, बड़े वाले का आधार बट्टे छुटकू वाले का आधार। समीकरण नंबर 1 हो गया। ट्रायंगल दूसरा ले लो, सिमिलर वाला। दूसरा क्या सिमिलर है सर? ये वाला एंगल आई बनता है, ये वाला एंगल आर होता है, या आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है, इसमें भी सर परावर्तन कोण होता है। ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है ना। एंगल आई आर के बराबर होता है तो आर भी इक्वल टू होगा, सेम टू सेम। एंगल आई आर के बराबर होता है तो आर भी इक्वल टू होगा, दोनों एंगल प्रॉपर्टी हो गया, लंबी बराबर हो गया। एंगल प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएंगे? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों सिमिलर, एंगल प्रॉपर्टी से, यानी ए वी पी सिमिलर होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं, अनुपात कर दो, ए बी का बट्टे में ए डैश बी डैश बराबर आधार, आधार लो बी पी का बट्टे में, है ना, पी वी, सॉरी पी से नापते, पी वी बट्टे में पी वी डैश। समीकरण नंबर 2 सेम टू सेम बन गया पहले की तरह। समीकरण 1 और 2 तुलना कर दो, है ना, क्योंकि ये तुलना में देखना ए बी बट्टे में ए डैश बी डैश, ए बी बट्टे यानी ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर क्या आएगा? क्या दो ना सर,
क्या आएगा तुलना करने का, वी सी बटे में वी डैश सी इक्वल टू पी वी बटे में पी डैश सी। चिन्ह परिपाटी में इसके मान नहीं होते हैं, देख लो ऊपर बी सी का मान नहीं है तो भरना पड़ेगा इसका मान, जिसके वैल्यू को एडजस्टमेंट करो। यानी बी सी बराबर क्या निकलेगा, बी सी बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे वी सी, कहाँ से वी सी भाई ये पूछा है तो मैं कह दूंगा पी बी, क्योंकि ये तो है मेरे पास चिन्ह परिपाटी, पी बी प्लस पी सी। क्लियर, इसकी जगह पी बी प्लस पी सी, आगे बी डैश सी निकाल लो, बी डैश सी निकाल लो, क्या निकलेगा, बी डैश सी निकालनी है सर, इतनी इतनी वैल्यू, तो पी सी यानी पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटा दो। चिन्ह परिपाटी में पी सी का मान भी है और पी बी डैश का भी है, तो क्या आ जाएगी पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू, इन दोनों के मान तो है ही पहले से चिन्ह परिपाटी में, है ना। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से भैया ये क्या होता है, ये संकेतों के सामान्य अर्थ है, यानी यहाँ फिक्स वैल्यू है, ठीक है, उसके मान रख दो। अब मैंने डेरिवेशन इतना बड़ा बनाया तो शायद हो पाए, बन पाएगा इसमें, यहाँ ले लो इसको, राइट, है ना। यहाँ से मान भर दो इनके, पी वी बराबर क्या है, पी वी बराबर माइनस का यू भरो, पी सी बराबर क्या है प्लस का 2f भरो समीकरण में, मान भर देते हैं, माइनस का u प्लस का 2f बटे पी सी बराबर प्लस का 2f, है ना। पी वी डैश बराबर प्लस का v है लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ लगेगा, यहाँ भर दो पी वी बटे कुछ पी वी की वैल्यू, पी वी यानी वस्तु की दूरी, माइनस के u बटे में v क्यों, इमेज की दूरी प्लस की है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आना चाहिए। यहाँ से इधर नापेंगे प्लस का, इधर क्यों नापेंगे, आप की दिशा में प्लस का, ये वाला नापेंगे तो माइनस का, सॉरी। चलो कैसी गुणा कर देते हैं, v माइनस का u प्लस के 2f, है ना, क्या जा रहा है क्या चला गया ये, चलो इधर से माइनस का u मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल 2f माइनस का क्रॉस मल्टीपल कैसे होगा, क्रॉस मल्टीपल, अरे बच्चा क्रॉस मल्टीपल, इसका इससे कैसे होगा कर दो, u भी या वी यू या u भी एक लिख दो कैसे भी, माइनस के u भी प्लस के 2vf, इसका इससे कर दिया फिर इसका इससे कर दिया, इसका इससे होगा पहले तो माइनस का u 2uf, फिर उसका उससे हो जाएगा तो प्लस का, है ना, u भी एक तरफ चले जाएंगे, क्लियर ना। चलो आ जाओ, तो क्या बचेगा 2vf, इधर आएगा ये वाला तो प्लस का 2uf इक्वल टू uv और uv, तो कितने हो जाएंगे 2uv या vu या uv, ले ऐसे कर दो। अरे ऐसे क्यों मिटा रहे, बार बार कर दे तो क्या कर, देखो 2vu, कन्फ्यूज मत होना, छोटी छोटी बातों में कन्फ्यूज हो जाते हो, फिर कहते सर समझ में नहीं आया। दो कॉमन हो जाएंगे यहाँ से, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, कॉमन ले दो, बाहर कर दो, vf प्लस uf इक्वल टू 2v, दो से दो क्रॉस, क्या बचेगा vf प्लस uf इक्वल टू vu, दोनों तरफ क्या कर देंगे uvf का भाग दे दो, दोनों तरफ uvf का भाग देने पर दे दो भाग, तो vf प्लस uf इक्वल टू uvu बटे में uvf काटो, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, u बचेगा, है ना, क्या बचेगा यहाँ पर 1/u बचेगा, f से f, u से u कैंसिल, 1/v बचेगा,
वी यू से वी यू 1/f बचेगा। यही क्या है, दर्पण सूत्र है, यही दर्पण सूत्र है। प्रूव्ड, क्लियर। किसके लिए था ये, उत्तल लेंस के लिए था। लिख लेंगे, बड़ा आसान है ना, बना लेंगे, छाप लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जाने वाला वीडियो।